देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या 51 थी। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य देश के रूप में दक्षिणी सूडान को शामिल किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में 17 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी राफेलर ने दान में दिया था। अब देखें पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में की स्थापना हुई थी तो कुल सदस्य देश की संख्या कितनी थी? कुल सदस्य देश की संख्या कितनी थी? 51। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। अब देखें यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। यह मुख्यालय 39 मंजिला है जो 17 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी राफेलर ने दान में दिया था। देखें यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में किस द्वीप पर स्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। यह मुख्यालय 39 मंजिला है जो 17 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी राफेलर ने दान में दिया था। एक बार और सुन लें तो पूरा कंफर्म हो जाता है आपको
कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, कुल सदस्य कितने थे? 51। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी? 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में किस द्वीप पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। यह मुख्यालय 39 मंजिला है, जो कितने? तो 17 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी राडारपेयर ने दान में दिया था। देखो, 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों की भी स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी? और इसका सही आंसर है सामान्य ज्ञान, और इसी को कहते हैं कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस। अब जहां तक सवाल है कि अमेरिकी उपनिवेश की बात, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में 13 उपनिवेश थे, और यह 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुई थी। अब देखें यहाँ पर कि अमेरिकी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश थे। इन 13 उपनिवेशों की आजादी की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुई थी। यहां देखिए, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। निर्यात में कमी कारण व्यापार में क्या हुआ? घाटा हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का समय कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध का समय न माना जाता है 1914 से 1918 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं, कल नहीं लिए क्लास सर हम लोग? नहीं, हम तो समय पर इंतजार में थे। कल एकदम नेट काम ही नहीं कर रहा था। कल पूरी तरह से हम यहाँ से 10:30 बजे गए हैं, जब आपका नेट काम करना बंद कर दिया। फिर भी हम इंतजार करके 10:30 बजे तक रहे, लेकिन वह भी तभी संभव नहीं हुआ, तो फिर हमको जाना पड़ा। तो जो बच गया है वो ले लिया जाएगा, घबराना नहीं है। अब देखें, प्रथम विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1914 से 1918 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना, और इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को दोषी ठहराया। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया, तो फिर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, और संपूर्ण विश्व 2 भागों में बट गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल थे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान। तो वहीं धुरी राष्ट्र में शामिल थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, तुर्की, जर्मनी इत्यादि। देखिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1914 से लेकर 1918 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार
ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना। इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को दोषी ठहराया। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया तो संपूर्ण विश्व दो भागों में बट गया। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल थे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान। अधूरी राष्ट्र में शामिल थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, तुर्की इत्यादि। अब यहां पर देखें, हम देखें प्रथम विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1914 से 1918 ईस्वी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का समय। अब यहाँ पर देखना है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना। इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया तो संपूर्ण विश्व दो भागों में बट गया। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल थे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान। तो वहीं धुरी राष्ट्र शामिल थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, तुर्की। अब देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक लुई 14वां था। 1789 ईस्वी में फ्रांस की धरती पर जो क्रांति हुई इसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था और ये बुर्बो राजवंश संबंधी था। लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। अब देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी। अब देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस का सम्राट कौन था? बुर्बो राजवंश। फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का शासक कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां को गिलोटिन पर
कब चढ़ाया गया था गिलोटिन पर? 21 जनवरी, जनवरी 21 जनवरी 1793 ईस्वी को चढ़ाया गया था। अब फ्रांस सम्राट लुई 14वां ने क्या कहा था? फ्रांस सम्राट लुई 14वां ने कहा था, मैं ही राज हूं, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही, और मेरे शब्द ही कानून है, और मेरे शब्द ही कानून है। अब देखें फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, और उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो राजवंश शासक कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को चढ़ाया गया था। और लुई 14वां ने क्या कहा था? मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है। यहाँ देखिए इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर इतनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था, और इसका सही उपर्युक्त में से कुछ नहीं। और इसका आंसर होगा 30 वर्ष से अधिक, 30 वर्ष से अधिक, 30 वर्ष से अधिक। अब देखिए यहाँ पर श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाएं। यह किसने कहा था? तो ये कहा था रुडयार्ड किपलिंग। ये कहाँ का था? तो ब्रिटेन का, ब्रिटेन का। अब है कि 76 नंबर क्वेश्चन था, यह था ब्रिटेन का। अब है कि डेविड लिविंगस्टोन, डेविड लिविंगस्टोन स्कॉटलैंड का मिशनरी था। कहाँ का? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का मिशनरी था। और जेम्स मिल कहाँ का था? स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का। क्या था? ये अर्थशास्त्री था, अर्थशास्त्री था। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉबी एंड सन कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। बताना है यहां तक के सफर में जवान को किसी तरह का दिक्कत है? 30 जवान बताएगा, 30 जवान बताए, आपके हम इंतजार कर रहे हैं। 23 बताएं, जवान को दिक्कत है? अब है कि यहां देखिए जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई थी? चीनी बौद्ध भिक्षु के द्वारा। किसके द्वारा? तो चीनी बौद्ध भिक्षु द्वारा। जापान की सबसे पुरानी किताब, जापान की सबसे पुरानी किताब, सबसे पुरानी किताब, किताब बौद्ध डायमंड, बौद्ध डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में, ईस्वी में छपी थी। देखिए जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई थी? तो चीनी बौद्ध भिक्षु के द्वारा जापान में छपाई तकनीक लाई दी थी। लेकिन याद रखना है जापान की सबसे पुरानी, ओहो ऐसे कैसे से सब लिखे कुछ हो, इतनी मेहनत लिखा मिटा गया, ये क्या है? सब मिटा गया। जाओ, इतना मेहनत से लिखे थे आप, चल जाओ। जापान की सबसे पुरानी किताब, किताब बौद्ध डायमंड सूत्र, बौद्ध डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में, ईस्वी में छपी थी। तो जापान की सबसे पुरानी किताब बौद्ध डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो 868 ईस्वी में छपी थी।
यहां देखिए सेंट ऑगस्टिन कहाँ के बिशप थे? तो सेंट ऑगस्टिन कहाँ के बिशप थे? तो ये सही आंसर है बी, उत्तरी अफ्रीकी शहर हिप्पो के बिशप थे। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक भूमिका निभाई थी? कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति। सही आंसर डी, इसका डी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से इसलिए हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती पर सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। देखें यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से हुई थी। इंग्लैंड की धरती से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से, इंग्लैंड की धरती से इसलिए हुई थी, इसलिए हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर, क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी, एवं पूंजी की अधिकता थी। आप देखें इंग्लैंड की धरती पर, इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से इसलिए हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड की धरती पर, इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी, उद्योग से हुई थी। आपसे यहां प्रश्न ये रहेगा, क्या है? अब देखें इंग्लैंड की धरती पर, इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। आप रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ऑनलाइनर क्वेश्चन मत पढ़िए। और फिर देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं, कैसे पकड़ते हैं, इसमें कौन सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए, आप आइए, आइए यहां पर। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार इसको पढ़ाया गया है। ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पढ़ाया गया है, फिर आप इसको गलत करेंगे तो मार्क्स कैसे बढ़ेगा। ये क्वेश्चन कई बार पढ़ाया गया है, ये सब गलत करेंगे तो मार्क्स कैसे बढ़ेगा। आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए क्या बार पढ़ाया गया है, इसको कैसे आप गलत कर सकते हैं। आइए यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पढ़ाया गया है, इसको आप कैसे गलत कर सकते हैं। इधर आइए, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या बार हम पढ़ाए, खुद पढ़ाए हैं। अब देखिए इसको आप कैसे गलत कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको कई बार हम पढ़ाए हैं, देखिए मिलाइए आप, इसको कैसे आप गलत कर सकते हैं। आइए यहाँ पर ये क्वेश्चन किसे पकड़ सकते हैं। आइए यहाँ पर टोटल तो वही क्वेश्चन है। आप पर जापान में तकनीक सूत्र, आप देखिए यहाँ पर
कौन क्वेश्चन है जो आपको नहीं पढ़ाया गया है? आप पहले पूरा याद है? आइए यहाँ पर औद्योगिक क्रांति देखिए, ये क्वेश्चन है, हमेशा वही रहता है। भारतीय संगीत का मूल निम्न में से किस वैदिक संहिता में पाया जा सकता है? देखिए कई बार इसको पढ़ाया गया है। सामवेद, याद रखना। ऋग्वेद में क्या है? विभिन्न देवताओं की, विभिन्न देवताओं की, विभिन्न देवताओं की स्तुति में, स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह मिलता है, संग्रह मिलता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? जादू, टोना, भूत, प्रेत, चिकित्सा इत्यादि का उल्लेख मिलता है। आइए आप, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? यह है जैन धर्म। जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इस संसार के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं माना गया था, और इस संसार के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं माना गया। जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को, जैन धर्म में संसार की जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इस संसार के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं माना गया है। जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब आइए यहाँ देखिए, जैन धर्म में क्या हुआ? जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इस संसार के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं माना गया है। जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। यहाँ पर बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं हुआ है? लखनऊ का उल्लेख नहीं हुआ, बाकी का उल्लेख हुआ है। अब यहाँ पर देखिए SST प्लस GS, इस सब्जेक्ट को देखें, अगर आपको सही लगता है तो आप पक्का लीजिए इसको। यहाँ देखिए, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? इस आंसर में सुधार कर लें। यह भी था,
यह भी था और यह भी था, और इसका सही आंसर डी होगा। इस आंसर को सुधारने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 84 है, योद्धय कहाँ है? याद रखिए, योद्धय ये जगह कहाँ था? यह हरियाणा, हरियाणा और पंजाब, पंजाब क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में स्थित था, इसका सही आंसर होगा। कौन नहीं था? सभी था। यह भी था, ये था, इसका ई होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह भी था, यह भी था और योद्धा, यह तीनों था, सभी था, सभी था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है। राजा खालवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से। गिरनार अभिलेख किसके साथ है? तो शक राजा रुद्रदामन प्रथम, शक राजा रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ अभिलेख, शक राजा रुद्रदामन प्रथम। खारवेल, यह कहाँ था? खारवेल कलिंग का शासक था, कलिंग का शासक था। खारवेल किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को मानने वाला था। और किस राजवंश से संबंधित था? यह चेदी राजवंश से संबंधित था, चेदी राजवंश से संबंधित था। महाभारत के लेखक पतंजलि समकालीन थे, किसके समकालीन? पुष्यमित्र शुंग के। चंद्रगुप्त मौर्य की जब हम बात करते, चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में अपने दोस्तों के साथ राजकीलम नामक खेल खेलता था। अशोक के लिए अशोक नाम का उल्लेख, अशोक के लिए अशोक नाम का उल्लेख, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है, अभिलेख में मिलता है। मास्की कहाँ है? कर्नाटक में। गुर्जरा अभिलेख कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। यहां देखिए, कौन से चालुक्य राजा ने दक्षिण गुजरात पर अरब आक्रमणकारी को पीछे हटाने का मान दिया था? विक्रमादित्य द्वितीय था। कौन था? विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य पुलकेशिन प्रथम, बादामी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक था, यहां पर देखिए, क्वेश्चन की बात करते हैं तो शंकराचार्य और द्वैतवाद, रामानुजाचार्य क्या है? उत्तर चुनिए। निम्न कूट दिए गए इनमें से कौन से सही है? आप आइए। 3 रामानुजाचार्य कौन से सही नहीं है? सही नहीं है। रामानुजाचार्य और द्वैतवाद। 4 निम्बार्काचा विशिष्टा। द्वैतवाद की स्थापना कौन किया था? द्वैतवाद का स्थापना माधवाचार्य। विशिष्टा द्वैतवाद का स्थापना रामानुजाचार्य। आइए यहाँ पर। कभी पुणे, कभी
पुणे कभी राजधानी के रूप में जाना जाता, किसका? तो पेशवा की राजधानी। पेशवा की बात करता, मराठा प्रशासन में, मराठा प्रशासन में राजा के बाद, राजा के बाद पेशवा महत्वपूर्ण पद होता था, पद होता था जो राजा के नहीं रहने पर उसके उसके कार्यों का, उसके कार्यों का संचालन करता था। मराठा प्रशासन की बात करते हैं। मराठा प्रशासन में राजा के बाद पेशवा महत्वपूर्ण पद होता था जो राजा के नहीं रहने पर उसके कार्यों की संचालन करता था। यहाँ की जहांगीर ने 1615 ईस्वी अंतिम शांति मेवाड़ किस राजा के समय में स्थापित किया था? तो राणा अमर सिंह के समय में। और इस कार्य में जहांगीर के समय में मेवाड़ को और जहांगीर के समय में मेवाड़ को, देखिए यहाँ पर जहांगीर के समय में मेवाड़ को झुकने के लिए बाध्य किया था उसका बेटा खुर्रम। इसे ही हम शाहजहां के नाम से, शाहजहां के नाम से जानते हैं। देखें, जहांगीर के समय में मेवाड़ को झुकने के लिए बाध्य किया था उसका बेटा खुर्रम। इसे ही हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। आइए, यहाँ देखिए, शेर शाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। सही आंसर बी हो जाता है। शेर शाह की बात करते हैं। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। पिता का क्या नाम था? हसन सूर। हसन सूर। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। शेर शाह का अंतिम विजय कौन था? शेर शाह का अंतिम विजय कालिंजर का विजय था। अंतिम विजय कालिंजर का विजय था। कालिंजर का विजय। अब देखें कि शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद था। फरीद था। शेर शाह के पिता का नाम हसन सूर। शेर शाह की मृत्यु 1545 में। शेर शाह का अंतिम विजय कालिंजर का विजय था। और कालिंजर विजय के समय एक विस्फोट में शेर शाह की मृत्यु हुई थी। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य के मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। कितना अंश निर्धारित किया गया था? 1/1 कितना अंश? 1/3। याद रखना है, जब्ती जब्ती प्रणाली जब्ती प्रणाली भूमि की माप पैमाइश और
और वास्तविक वास्तविक पैदावार के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? 1/3। जब्ती प्रणाली की बात करते हैं। जब्ती प्रणाली भूमि की माप यानी पैमाइश और वास्तविक पैदावार के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। एक बार और जान लें, जब्ती प्रणाली भूमि की माप को ही पैमाइश कहते हैं और वास्तविक पैदावार के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? और पानीपत की लड़ाई में बाबर ने हेमू की सेना का सामना किया था। बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो इब्राहिम लोदी की सेना का। पानीपत की, देखिए यहां पर पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में कौन? बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया था। आइए यहां पर जयचंद की पुत्री का नाम क्या था? जयचंद की पुत्री का नाम संयुक्ता थी और संयुक्ता को हम संयोगिता के नाम जानते हैं। हेमू की बात करते हैं तो याद रखना है 5 नवंबर 1556 ईस्वी के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। अकबर ने हेमू को पराजित किया था। अब देखें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 इस युद्ध में बाबर ने किसको? इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया था। जयचंद की पुत्री का नाम था संयुक्ता, इसे ही संयुक्ता कहते। इसे ही स्वयंवर से चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया था। हेमू 5 नवंबर 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। टावर ऑफ विक्ट्री, जय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान में कहाँ स्थित है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे हम विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। इस स्तंभ का निर्माण मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित करने के उपलक्ष्य में राणा संगा ने स्थापित कराया था।
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था? कौन किया था? पुर्तगाली। भारत आने वाला पहला वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत आया था मई 1498। भारत में कहाँ आया था? कालीकट। कालीकट। और उसमें कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन था। कालीकट का शासक जमोरिन। फ्रांसीसी की बात करते हैं तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के अनुरोध पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। थी। भारत में मेरा पहला डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डहस्त मान था। यह 1595 से 1596 के दौरान भारत आया था। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 96। आइए यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत कैसे हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत एक्सला सेफल संधि था। तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या? पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश की हार। प्रथम कर्नाटक युद्ध और नायक। सही आंसर सी। यह देखिए कौन से सिख गुरु कूका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु होने की पहचान करते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु। गुरु अंगद दूसरे। गुरु अमर सिंह तीसरे। गुरु थे। यहां देखिए इनमें से कौन से बाघ सिपाहियों के दुख के मूल कारण थे? इसे क्वेश्चन नंबर 98 सी। वेतन और बढ़ोतरी में निर्णय नहीं। मुख्य कारण दुख के थे। अंग्रेज अफसरों द्वारा सिपाहियों के साथ गलत व्यवहार। सही है। देखिए दूरवर्ती प्रदेश में लड़ने के दौरान प्रदत्त बट्टे को अंग्रेजों द्वारा निरस्त करना। सही है। अंग्रेज हुकूमत के आदेशानुसार समुद्र पार जब भी सिपाहियों की जरूरत पड़े उन्हें भेजना। सही है। नंबर 5 में अंग्रेज सेना के अफसरों द्वारा ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा देना। यह भी सही है। आइए ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफलें कब आई? दिसंबर 1856। पहले सेना को प्रयोग के लिए एनफील्ड राइफल दिया जाता था और इसके स्थान पर प्रयोग के लिए ब्राउन वेस्ट राइफल दिया जाने लगा। देखिए यहाँ पर पहले सेना को प्रयोग 1857 के विद्रोह के समय सेना को प्रयोग के लिए एनफील्ड राइफल दिया जाता था। पहले सेना को प्रयोग के लिए 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय
सेना को प्रयोग के लिए एनफील्ड राइफल एनफील्ड राइफल एनफील्ड राइफल दिया जाता था जिसमें गोली भरने से पहले उसे मुंह से खींचना होता था। राजा राममोहन राय ने क्या किया? राजा राममोहन राय ने क्या किया? तो राजा राममोहन राय ने क्या किया, याद रखिएगा। सती के विरुद्ध जनमत जुटाना और अंग्रेजों द्वारा इसे समाप्त करवाना सही आंसर है। औरतों को उनके अधिकार जैसे वंशानुगत और संपत्ति के बारे में जागरूक करना, यह भी सही है। पुरुषों के अनेक विवाह पर रोक और विधवाओं की स्थिति में गिरावट पर रोक, सही है। और संस्कृत के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा के फैलाव के लिए लड़ना, यह भी सही है। राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? देखिए यहाँ पर, राजा राममोहन राय का जन्म 1772। राजा राममोहन राय का जन्म 1772। कहाँ? तो बंगाल के राधानगर में। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द कौन है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। स्वामी विवेकानंद। नीचे संगठनों को एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधि और संगठनों का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर बी हो जाता है, 1 और 2। अभिनव भारतमा क्रांतिकारी संगठन का स्थापना 1904 ईस्वी में कहा? महाराष्ट्र। कौन किया था? वीर सावरकर ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में कहाँ हुई थी? बंगाल की धरती पर। और इसकी स्थापना कौन किया था? बरिंद कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? मैडम भिखाजी कामा। कब? 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में। और ना असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी थे। दुर्गा भाभी क्रांतिकारी। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? 23 रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कि बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को नजरबंद करके वैधानिक आंदोलन को रोक लगाना। और रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। देखिए 1919 ईस्वी में जो एक्ट पारित किया गया था उसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट के पारित करने का मुख्य उद्देश्य विदेश में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करना। देखो 1919 ईस्वी में जो एक्ट पारित किया गया था, जो एक्ट
पारित किया गया था उसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से नाम से जानते हैं। इस एक्ट के पारित करने का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करना। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया, गलत है। गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रह ही एकमात्र अस्त्र है जिसके कारण बुराई और अन्याय का प्रतिरोध संभव है, ये सही है। और ये सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कथन और कारण दोनों देखिए, कथन सही है, कारण सही है और कथन गलत है। बी, इसका सही आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर की जब हम बात करते हैं तो देखें यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को किस नाम जानते हैं? 3 जून योजना। 3 जून योजना के नाम जानते हैं। क्रिस मिशन कब भरा जाता था? 23 मार्च 1942 को। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 के सही आंसर सी। मोपला विद्रोह 1921, चंपारण 1917, बारदोली 1918, खैरा 1928। खैरा 1918। अब 107। क्वेश्चन नंबर 107 का क्या है? सी 3, चंपारण 4, 18, 1, 21, 2, बारदोली। ये मंजिल बैच है, यह भी अच्छे ही पढ़ाते हैं, देख लेना है, पसंद आना तो ले लेना है। आइए यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? और यंग इंडिया को महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये सुभाष चंद्र बोस की रचना है क्या? इंडियन स्ट्रगल। बी आर अम्बेडकर ने 1924 में कहा? तो मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था अछूतों के उत्थान के लिए। अब 109 का सही आंसर बी होगा। कर्जन की बात है प्राचीन स्मारक संरक्षण से। रिपन का अकाल की गुप्त भाषा। मेयो खेती और वाणिज्य का विभाग। लैंसडाउन का क्या? डूरंट कमीशन। अब 110 23 से अवध के निम्नलिखित मुख्य आयुक्तों को कालक्रमानुसार सजाएं। और 110 का सही आंसर हो जाता है सी 2, 3, 1, 4। अवध के निम्नलिखित मुख्य आयुक्तों की कालक्रमानुसार सजाएं। आइए यहाँ पर इसका सही आंसर सी दे।
हैं, और सर जेम्स कोट्रम, कवर्ली जैक्सन, सर हेनरी लॉरेंस और ब्रिगेडियर इंग्लिश। यहाँ तक कि सफर में अगर मेरे जवान कोई दिक्कत है तो जवान बताएगा। हमको बताना है यहाँ तक कि जापान में सही से जवान कोई दिक्कत है? ठीक जवान, चलते हैं हम।